नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल A2B2 स्टडी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और एक ही प्रश्न कई बार रिपीट किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों समय न व्यर्थ करते हुए सीधे शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, MS एक्सेल 2003 में कुल रो और कॉलम कितने होते हैं। तो दोस्तों 2003 के MS एक्सेल की बात करें तो इनमें कुल 65,536 रो होते हैं और 256 कॉलम होते हैं। रो यानी कि जो ऐसे ऐसे जो खाँचे बने होते हैं उसे रो कहते हैं और ये जो होते हैं उन्हें कॉलम कहा जाता है। तो कॉलम की संख्या जो 56 है और रो की संख्या है जो वो 65,536 है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2007 में कितने रो और स्तंभ होते हैं। तो दोस्तों MS एक्सेल 2007 की अगर बात करें तो इनमें कुल रो की संख्या 1,48,576 होती है और वहीं कॉलम की संख्या 16,384 होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं। दोस्तों अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे तो उसमें आपको डिफ़ॉल्ट रूप में कुल 3 वर्कशीट मिलती हैं जिन्हें स्प्रेड शीट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वर्क बुक में अधिकतम कितनी वर्कशीट इंसर्ट की जा सकती है। तो दोस्तों किसी भी वर्क बुक में आप कितनी वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी पर निर्भर करता है, यानी कि डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है क्या। तो दोस्तों वर्कशीट जो होती है ये रो और कॉलम को मिलाकर बनाया गया होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। दोस्तों जो रो होता है और कॉलम जो बनाया होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो इसमें जो इंटरसेक्शन होता है यानी कि जो ये एरिया होता है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, इन सब एरिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस सब एरिया को सेल कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कई वर्कशीट मिलकर एक बनाती है। तो दोस्तों वर्कशीट जो होता है वो कई वर्कशीट को मिलाया जाएगा तो वो वर्क बुक का निर्माण करेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वर्क बुक ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्कशीट पंक्ति संख्या 1 और कॉलम ए से शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है A1 ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक दस्तावेज है जो डाटा को स्टोर करने एवं कार्य करने के इस्तेमाल किया जाता है। यह पंक्तियों और स्तंभों के रूप में सेल व्यवस्थित किया जाता है। तो स्प्रेडशीट या वर्कशीट मैंने अभी आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेल में अधिकतम कितने वर्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों एक सेल में आप अधिकतम 32,767 सेल कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में किसी हेडर या फुटर में कितने कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हेडर जो होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो हम लगाते हैं उसे हेडर कहते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे जो हम नोट्स लिखते हैं उसे फुटर कहते हैं या फिर फुट नोट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है 256 हेडर या फुटर में कैरेक्टर आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी सेल में अधिकतम कितनी लाइनें फिट की जा सकती हैं। तो किसी सेल में आप अधिकतम 253 लाइनें सेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रोजेक्शन से संबंधित प्रोटेक्ट सीट एवं प्रोटेक्ट वर्कबुक MS एक्सेल में किस टैब में मौजूद होते हैं। तो रिव्यू में आपको
ये फंक्शन मिलेगा देखने को लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके आप चार्ट बना सकते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए MS एक्सेल में हम F11 का यूज करते हैं शॉर्टकट की का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्प्रेडशीट में से मिलकर बनी होती है। दोस्तों एक स्प्रेडशीट जो होता है ये रो और कॉलम दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है ये राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वर्कशीट में एक्टिव में सेल किस प्रकार डिस्प्ले होता है। दोस्तों एक्टिव सेल जो होता है ये किसी भी वर्कशीट में डार्क विस्तृत बॉर्डर के रूप में विस्तृत होता है यानी दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सेल के कंटेंट में बदलाव करने के लिए सही है। तो दोस्तों सेल पर डबल क्लिक करके आप सेल के नाम में बदल सकते हैं। फार्मूला बार पर क्लिक करके भी ये आप कर सकते हैं और F2 बटन को प्रेस करके भी आप सेल में एडिटिंग या फिर कोई भी बदलाव कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वर्कशीट में टाइप किए गए कंटेंट को स्वीकार करने के लिए उपयोगकर्ता किस कुंजी का उपयोग करता है। तो किसी वर्कशीट में टाइप किए गए कंटेंट को स्वीकार करने के लिए हम इंटर बटन का प्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी वर्कशीट में सेल्स को द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो दोस्तों सेल को हम रो और कॉलम दोनों के इस्तेमाल से ही निर्दिष्ट करते हैं, क्योंकि केवल अगर हम एक लाइन खींच दें तो ये रो कहलाएगा, और अगर हम रो और कॉलम दोनों खींच दें तो ये हमारा सेल तैयार हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सेल एड्रेस क्या है। तो सेल जो है ये एक लेटर और एक संख्या का एक संयोजन है जो कॉलम और पंक्ति को निर्देशित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सेल एड्रेस वर्कशीट में डिस्प्ले होता है। तो सेल एड्रेस जो होता है ये वर्कशीट में नेम बॉक्स के रूप में डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेल संदर्भ क्या है। तो सेल संदर्भ जो है वर्कशीट में सेल की रेंज को संदर्भित करता है। इसे एक फार्मूला में इस्तेमाल किया जाता है जिससे वास्तविक मान या डेटा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उपरोक्त दोनों, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में सेल रेफरेंस यानी कि सेल रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो वर्कशीट में सेल रेफरेंस जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव होता है। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में सेल रेफरेंस के प्रकार क्या हैं। तो वर्कशीट में सेल रेफरेंस के प्रकार जो हैं ये रिलेटिव, एब्सोल्यूट या फिर मिक्स रेफरेंस, उपरोक्त सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक्सेल में किस फार्मूला या फंक्शन के द्वारा कॉलम का डेटा रो और रो का डेटा कॉलम में कन्वर्ट करता है। दोस्तों ट्रांसपोज एक ऐसा विकल्प है जो कि आपको मेनू बार में पेस्ट में मिलेगा देखने को। इसका यूज़ करके आप अगर कोई भी डाटा अगर रो में या फिर कॉलम में बनाए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, तो आप उसे अपने इच्छा अनुसार रो या कॉलम में उसके विपरीत चेंज कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसपोज विकल्प मौजूद होता है। तो दोस्तों ट्रांसपोज विकल्प होता है ये पेस्ट स्पेशल में मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विलूप फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बड़ी डाटा बेस से संबंधित रिकॉर्ड या स्पेसिफिक वैल्यू को ढूंढने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लॉजिकल फंक्शन हैं। तो दोस्तों एंड और नॉट या फिर इफ़ ये सभी लॉजिकल फंक्शन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ये राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि किस प्रकार के फंक्शन हैं। तो दोस्तों ट्रू और फॉल्स जो है ये लॉजिकल फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है। तो MS एक्सेल में करेंसी ऑप्शन जो होता है ये
फॉर्मेटिंग टूल बार में मिलता है देखने को। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है फॉर्मेटिंग टूल बार, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एम एस एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो दोस्तों एम एस एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन आपको टूल्स में देखने को मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एम एस एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिर्फ डेट डालना होगा तो आप टुडे फंक्शन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एम एस एक्सेल में एसए रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एम एस एक्सेल में रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए हम मॉड का यूज करते हैं फंक्शन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मॉड और इस फंक्शन का यूज करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एम एस एक्सेल में फिल ऑप्शन किसके मेनू में होता है? तो दोस्तों एम एस एक्सेल में फिल जो होता है ये एडिट मेनू में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है एडिट, ये राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एक एक्सेल वर्कबुक होता है। तो दोस्तों एक एक्सेल वर्कबुक जो होता है ये वर्क बुक्स का संग्रह कहलाता है। इसे हमने ओपन प्रश्न में भी किया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वर्कशीट, ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है एम एस एक्सेल में इनमें से कौन सा डाटा टाइप नहीं होता है? तो दोस्तों एम एस एक्सेल में लेबल टाइप डाटा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं आप लेबल, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शार्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शार्ट ऑप्शन जो होता है ये डाटा में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा डाटा है ये हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा चार्ट है जो एम एस एक्सेल में नहीं पाया जाता है? दोस्तों स्कैटर की बात करें या फिर लाइन या फिर डॉटर की बात करें, डॉट नट, तो ये सब चार्ट जो है ये एम एस एक्सेल में पाया जाता है। पर ग्राफ जो होता है ये हमें एम एस वर्ड में मिलता है, इस एम एस एक्सेल में हमें ग्राफ नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न है ऑप्शन में निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं है? एम एस एक्सेल चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन में इनमें से कौन सा नहीं है? तो एम एस एक्सेल में चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन में से इनमें से डाटा सीरीज जो होता है ये नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एम एस एक्सेल किस पर आधारित सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों एम एस एक्सेल जो है ये विंडोज़ पर आधारित सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है विंडोज़, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक स्प्रेडशीट्स पृष्ठों का संग्रह है जिसे क्या कहते हैं? तो स्प्रेडशीट पृष्ठों का संग्रह जो होता है वो वर्कबुक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वर्कबुक, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एम एस एक्सेल 2007 में एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों एम एस एक्सेल 2007 की बात करें तो इसमें एक्सेल वर्कबुक का जो फाइल एक्सटेंशन है वो डॉट XLSX है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं ये ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चार्ट विजार्ड के किस ऑप्शन में डाटा में सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू का ऑप्शन होता है? तो चार्ट विजार्ड के हम डाटा लेबल जो ऑप्शन होता है इसी में सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू का ऑप्शन दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। अगला प्रश्न है एक्सेल में फार्मूला एरर होने पर क्या दिखाई देता है? तो फार्मूला एरर पर हैश का सिंबल दिखाई देता है। ये प्रश्न बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न है हमारा एम एस एक्सेल में कौन सा ऑप्शन डाटा मेनू में नहीं होता है? तो एम एस एक्सेल में जो फ्रीज पेन है ये ऑप्शन डाटा मेनू में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस फंक्शन यानी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है ये हमारा राइट आंसर होगा। एक्सेल में नंबर को ड्रैग करने के सेल्स में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एम एस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने को हम ऑटो फिल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा।
दोस्तों अगला प्रश्न है MS एक्सेल में टूल्स मेनू में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है या फिर होता है। तो MS एक्सेल में टूल्स मेनू में हमें फार्मूला एडिटिंग या फिर गोल सीक स्कैनर्स ये सभी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपयोग रेट ऑफ रिटर्न लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ करके ही हम लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ये सभी प्रश्न CCC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही अन्य एग्ज़ाम जैसे ADCA DCA या फिर O लेवल एग्ज़ाम A लेवल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो 1 से 2 बार देखने के बाद आपको सारे प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे, जो कि आपको SSC एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स के साथ पास होने में बहुत ही मदद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।